एक गांव में निर्मला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा सुमित शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा लखन अपनी माँ और पत्नी के साथ गांव में ही रहकर खेतों में काम करता था। लखन बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का था, लेकिन वहीं सुमित और उसकी बीवी बहुत चालाक थे। एक दिन सुमित बाइक चलाकर ऑफिस से घर आता है। वो काफी थक गया था। वो घर आकर थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहता है, बहुत थक के आया हूँ, प्लीज थोड़ा ठंडा पानी पिला दो। ठीक है, ला रही हूँ। इतना क्यों गुस्से में बोल रही हो? अरे यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही मेरा दिमाग इतना खराब है। इतनी धूप में बाइक चलाकर आओ जाओ, थक जाता हूँ यार। हाँ, तो तुम्हें बाइक चलाने के लिए किसने कहा है? गाँव की जमीन बेचकर कार खरीद लो। वैसे कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम्हें लगता है लखन और माँ मान जाएंगे? तुम लखन की चिंता कर रहे हो? वो तो इतना बेवकूफ है, उसे पागल बनाना बहुत आसान है। उसकी चिंता तो अब छोड़ दो, वो आराम से मान जाएगा। अगर वो मान भी गया तो माँ नहीं मानेगी। माँ नहीं मानेगी तो हमें जबरदस्ती करना भी तो आता है। और वैसे भी वो लखन अनपढ़ गवार क्या करेगा इतनी जमीन का। सुमित और उसकी पत्नी जमीन हड़पने की योजना बनाने लग जाते हैं और एक दिन अचानक से दोनों अपनी बाइक लेकर गांव पहुंचते हैं, जहां लखन अपनी माँ और बीवी के साथ खेतों में काम कर रहा था। अरे भैया भाभी गांव आए हैं। अरे, मैंने तो कई सालों के बाद भैया भाभी को देखा है। तभी सुमित कहता है, हाँ, वो हमें कुछ जरूरी काम था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। दरअसल मुझे तुमसे परमिशन लेनी है। क्या बात कर रही हैं भैया आप? मुझे अनपढ़ से आपको क्या परमिशन लेनी है? दरअसल मैं चाहता हूँ कि तू अब इस जमीन को छोड़ दे और एक दुकान खोल ले। फिर भैया इस खेत में काम कौन करेगा? अरे यही जमीन को बेचकर मैं तेरी दुकान खोलूंगा। सुमित की बातें सुनकर निर्मला देवी फौरन बोल उठती है, बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये जमीन बिल्कुल नहीं बिक सकती। माँ, आप कौन होती हैं रोकने वाली? अब हमारी सारी जमीन हम दोनों भाइयों के नाम पर है। मुझे पता है तू लखन के साथ छल करेगा। तू अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप तीनों चुपचाप यहाँ से निकलकर नदी वाले खेत की तरफ पहुँच जाइए। इसके बाद लखन चुपचाप अपने घर आया और अपना थोड़ा सा सामान पोटली में बांधकर नदी के पास वाले खेत पर अपनी माँ और पत्नी के साथ पहुँच गया। लखन अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचकर उदास बैठ गया। अब क्या करेंगे माँ? कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ हैं, इनसे ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। लेकिन माँ, हम ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे उस घर को, क्योंकि बरसात के समय नदी का पानी बाहर आ जाता है। बेटा, आगे की ज्यादा मत सोच। जब ईश्वर यही चाहते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। लखन अपनी पत्नी के साथ मिलकर लकड़ी का घर बनाने लगता है और लखन की माँ एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। तीनों लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन उन्होंने नदी के पास वाले खेत में फसल बो दी। इसी तरह कुछ समय बीत गए और उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल खूब फली फूली। देखो माँ, हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। ये लहलहाती फसल कितनी अच्छी लग रही है। बेटा, ये सब तेरे और तेरी पत्नी के सब्र का फल है। दूसरी तरफ सुमित ने गांव वाली सारी जमीन और घर बेचकर कार खरीद ली थी और कार खरीदकर दोनों बहुत खुश हो रहे थे। इसी तरह एक रात को बहुत जोरों की बारिश आई, जिससे कि नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया था। लखन की फसल उस बारिश में बर्बाद हो गई। उसका घर भी उसी बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। जब सुबह लखन दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि वो सब नदी पर तैर रहे हैं। माँ जल्दी आओ, देखो हमारा घर पानी में तैर रहा है। तभी लखन देखता है कि एक बूढ़ी औरत पानी में डूब रही है। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अरे नहीं, वो बुढ़िया माई तो पानी में डूब रही है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। लखन नदी में कूद जाता है और बूढ़ी औरत को बचाकर फौरन नदी पर तैर रहे घर पर चढ़ा देता है। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत के इतना कहते ही लखन का घर तैरता हुआ एक किनारे पर आकर रुकता है, जहाँ उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में जाती है और एक पोटली लेकर आती है और कहती है,
तुम इस पोटली को लेकर वापस अपने तैरते हुए घर में चले जाओ और इसे अपने स्थान पर पहुंचकर ही खोलना। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने उस बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और घर आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और वापस अपने स्थान पर आकर ही रुका। लखन, अब तो पोटली खोलकर देख क्या दिया है उस बूढ़ी माई ने। हाँ माँ, अभी देखता हूँ। लखन ने जब पोटली खोलकर देखा तो उसमें हीरे थे। माँ, इसमें तो हीरे हैं। वाह बेटे, ये तो तेरे अच्छे कर्मों का फल है। भगवान सबके लिए अच्छा ही करता है। माँ, अब हम इन हीरो का क्या करेंगे? बेटा, तो इनसे कोई व्यापार शुरू कर, लेकिन हाँ याद रहे अपनी ईमानदारी मत भूल जाना। लखन ने बहुत बड़ी जमीन खरीदी और उस पर एक कपड़े का शोरूम खोल दिया और उसने एक बहुत बड़ा घर भी बना लिया। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जब इस बात की खबर उनके भैया भाभी को लगी तो वो फौरन भागते हुए अपने भाई लखन के पास आए, लेकिन लखन की माँ ने उन्हें उल्टे पांव वापस भगा दिया। छवि अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उसके मम्मी पापा दोनों काम करते थे। छवि की मम्मी जमींदार के घर नौकरानी का काम करती थी और छवि के पापा जमींदार के खेत में किसान का काम करते थे। छवि और उसकी माँ मंजरी घर में थी। तभी उसके पापा रामलाल आते हैं। मंजरी, मुझे बीज लेने शहर जाना होगा। अभी? हाँ, फिर कल बीज बो दूंगा। ठीक है, खाना खा लीजिए। मेरे पास अभी इतना वक्त भी नहीं है। अगर खाने में वक्त चला गया तो शहर की दुकान बंद हो जाएगी। फिर सीधा कल 11 बजे खुलेगी। मुझे अभी जाना होगा। रास्ते में बीज लेने के बाद कुछ खा लूंगा। ट्रेन से जाओगे? नहीं, साहब ने गाड़ी दे रखी है, उसी में बीज ले आऊंगा। उसके बाद रामलाल चला जाता है। अगले दिन रामलाल बीज लेकर गांव लौट रहा था, लेकिन एक बड़े से बस से टक्कर के बाद उसकी गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी में आग लग जाती है। गाड़ी में झुलसकर रामलाल की मौत हो जाती है। मंजरी जमींदार के घर काम कर रही होती है। तभी जमींदार को खबर मिलती है कि रामलाल की मौत हो गई है। जमींदार की पत्नी मंजरी को ये बात बताती है। वो रोते रोते घर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? मंजरी कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। बोलो ना माँ, मुझे डर लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? तेरे पापा शहर बीज लाने गए थे ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? बस से टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई और उनकी झुलसकर मौत हो गई। ये सुनकर छवि भी रोने लगती है। कल पापा जा रहे थे तो मैं काम में व्यस्त थी, मैं उन्हें सही से देख भी नहीं पाई। दोनों की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके घर में जमा हो जाते हैं। लोग उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों तक तो मंजरी जमींदार के घर काम करने नहीं गई, इसलिए जमींदार की बीवी नैना उसके घर आती है। मंजरी, इतने दिनों से आ नहीं रही है तू? मालकिन, घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ऐसे रहने से भी तो कुछ सही नहीं हो जाएगा ना। तुझे अपना और अपनी बेटी का गुजारा करना है। अगर तू नहीं आएगी तो मैं किसी और को काम पर रख लूंगी, फिर क्या पता कोई तुझे काम पर ना रखे। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। मैं अपने साथ छवि को लेकर भी आऊंगी, वो भी काम कर लेगी। हाँ, उसे भी थोड़े पैसे दे दूंगी। अगले दिन मंजरी छवि से कहती है, छवि चल तू भी मेरे साथ काम पर। लेकिन माँ, घर के काम भी तो करने हैं और फिर कुएं से पानी लेने जाना होता है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो यहाँ ये सब कौन करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ मैं ही चली जाती हूँ। मंजरी काम पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मंजरी को बुखार हो जाता है, इसलिए छवि उसकी जगह काम पर जाती है। छवि, आज तू आई है? हाँ मालकिन, माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ गई। उसके बाद छवि अपने कामों में लग जाती है। नैना की बेटी निशा छवि से बहुत जलती थी, क्योंकि निशा दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। छवि गरीब थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। निशा छवि को देखती है और मन में सोचती है, बड़े दिनों बाद आई है, आज इसको माँ से डांट लगवाती हूँ। ये सोचकर निशा नैना के पास जाती है। मम्मी, छवि ने मेरे लहंगे पर चाय गिरा दिया। कितना महंगा लहंगा था और ये इसने खराब कर दिया।
नैना छवि को आवाज लगाती है। छवि वहाँ पर आती है। आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के लहंगे पर चाय गिरा दिया। अगले महीने इसके मामा की बेटी की शादी है, ये क्या पहनेगी? मालकिन, मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, बल्कि मैं तो अभी तक निशा दीदी के कमरे में सफाई करने गई भी नहीं हूँ। मम्मी, आप खुद ही सोचो, क्या मैं अपना लहंगा खुद खराब करूंगी? मुझे नहीं पता, मेरा इतना अच्छा लहंगा खराब किया है इसने। अब आप मुझे नया लहंगा दिलवाओ, और हाँ, लहंगे के पैसे इसकी सैलरी में से काट लेना। पैसे काटने की क्या जरूरत है? 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना, अपने जन्मदिन पर इससे बहुत सारा काम करवाना। सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेहमान आएंगे, सबकी खातिरदारी इससे ही करवाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। छवि, 2 दिन बाद निशा का जन्मदिन है, तुझे सुबह जल्दी आ जाना है और रात को तेरी देर से छुट्टी होगी। ठीक है मालकिन। 2 दिन बाद छवि सुबह जल्दी उठकर निशा के घर आने लगती है, लेकिन तभी मंजरी उसे रोकती है। आज इतनी जल्दी क्यों जा रही है? माँ, आज निशा का जन्मदिन है, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए सुबह से तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छा, पार्टी में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो कोई सही सा सूट पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो सही नहीं लगेगा। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई सही सा सूट है ही नहीं। छोड़ो ना, क्या हो गया, ऐसी ही चली जाती हूँ। इतना बोलकर छवि काम पर चली जाती है। शाम को बहुत सारे मेहमान निशा के जन्मदिन की पार्टी में आते हैं। निशा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। ये सब देखकर छवि अपने मन में सोचती है, मेरा जन्मदिन कब आता है मुझे ये भी नहीं पता है, और निशा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। कितनी अच्छी किस्मत पाकर ये लोग आए हैं। कुछ घंटों बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सारे मेहमान चले जाते हैं। छवि रात के 2 बजे तक सफाई करती रहती है। अगली सुबह छवि घर वापस आती है। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। निशा छवि पर झूठे इल्जाम लगाती रहती थी और बिना किसी गलती के छवि को उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। जमींदार का बेटा शहर से आता है क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया था। छवि, 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, अपनी माँ को लेकर आ जाना। 1 हफ्ते बाद शादी का दिन आ जाता है। छवि, तो शादी में जाने के लिए तैयार नहीं हुई? माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। वहाँ पर सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आएंगे और मेरे पास तो एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। आप चली जाओ। मैं नहीं जा पाऊंगी, तुझे वहाँ जाना ही होगा। मंजरी के बोलने पर छवि अपने वही पुराने कपड़े पहनकर शादी में जाने लगती है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था और वो सड़क के एक कोने पर बैठ जाती है। वहाँ बैठकर वो रोने लगती है। तभी छवि को एक गमले में फूल चमकता हुआ नजर आता है। ये फूल तो बहुत अनोखा लग रहा है, इसको छू कर देखती हूँ। जैसे ही छवि फूल को छूती है, वो फूल वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ एक परी आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं पहली जैसी हो गई। पर आप फूल कैसे बन गई थी? मैं अपने परीलोक में गरीब परियों का बहुत मजाक बनाती थी, इसलिए रानी परी ने मुझे फूल बनाकर यहाँ छोड़ दिया और उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक कोई गरीब और बेसहारा लड़की मुझे छू नहीं लेती, तब तक मैं ऐसी ही फूल बनकर रहूंगी। तुमने मुझे छू लिया, इसलिए अब मैं पहले की तरह हो गई हूँ। तुमने मेरी मदद की, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये बोलकर परी छवि के ऊपर जादुई छड़ी घुमाती है और उसके पुराने कपड़ों की जगह एक फूलों का लहंगा आ जाता है। उस लहंगे में तरह तरह के फूल लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। छवि परी को धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है। छवि फूलों का लहंगा पहनकर शादी में जाती है। शादी में निशा के बहुत सारे दोस्त आए थे। उनमें से एक लड़का राहुल छवि को देखता ही जा रहा था। निशा को ये बात पता चल जाती है और वो उसके सामने छवि को बोलती है, छवि जा, हम सबके लिए जूस लेकर आ। छवि सबके लिए जूस लेकर आती है। तभी निशा छवि को अपने पैरों से टक्कर मार देती है, जिसके बाद छवि के हाथों से सारा जूस का गिलास राहुल के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर छवि रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राहुल ने पहले ही निशा को ऐसा करते हुए देख लिया था। राहुल छवि के पीछे पीछे जाने लगता है। राहुल, तुम क्यों जा रहे हो? अभी तो आए थे तुम।
निशा, तुमने जो अभी छवि के साथ किया है वो मैंने देख लिया है। तुम गरीबों का अपमान करती हो। इतना बोलकर राहुल भी वहाँ से चला जाता है। राहुल छवि का पीछा करते हुए उसका घर पता लगा लेता है। कुछ दिनों बाद राहुल अपनी मम्मी पापा को लेकर छवि के घर आता है। बहन जी, मेरे बेटे राहुल को आपकी बेटी छवि बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर दोनों की शादी के लिए बात करने आई हूँ। लेकिन हम लोग बहुत गरीब है। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस शादी की तैयारियां शुरू करिए। अपनी बेटी का इतने अच्छे घर में रिश्ता होता हुआ देख मंजरी बहुत खुश होती है। अगले महीने छवि और राहुल की शादी हो जाती है, जिसके बाद से छवि की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। शादी के बाद राहुल मंजरी को भी अपने घर ले जाता है। इस तरह छवि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।